بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Good day, students. This is Miss Hamsa Kamal from शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल. आप सब मुझे जानते हैं. आई होप कि आपको मैं अच्छे से याद भी होंगे. सो आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट, और जो मैं आपको आज वीडियो अपनी दिखाने वाली हूँ, जिस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, दैट इज़ माय फेवरेट टॉपिक एंड इट इज़ टेंसेस. ऐसे तो टेंसेस नाम सुन के कुछ जो है थोड़ा घबराहट सी हो जाती है बच्चों को, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है. आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्स बाय टेंस. बेसिकली टेंस होता क्या है आप ये बात पहले सीख चुके हैं, लेकिन टू मेक यू रिवाइज यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैंने आपके लिए लिखी है. आपको उसके जरिए जो है वो मैं टेंस के बारे में बताऊंगी. नाउ आई एम मूविंग टू द डेफिनेशन, और आप देखिए. Okay. Basically, tense is just nothing. Tense कुछ भी नहीं है. It is only a form of verb. ये सिर्फ verb की एक किस्म है. That indicates, जो हमें बताती है टाइम या हालत किसी भी एक्शन की, या कोई भी मौका, कोई भी काम अगर किसी भी मौके पे किया जा रहा है, तो टेंस हमें ये बताता है कि वो वर्ब जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस वक्त का है और उसकी क्या हालत है. आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है इट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस. वही बात इन्होंने जो डेफिनेशन में कही है, वही बात दोबारा आपसे एज अ पॉइंट बता रहे हैं कि ये हमें टाइम का रेफरेंस देता है. टेंस हमें ये बताता है कि जो भी काम, जो भी एक्शन परफॉर्म किया गया है, वो एक्शन किस वक्त किया गया है, वो हमारे टाइम को एक्सप्रेस करता है. अब आप ये मत समझ जाइएगा कि टाइम का मतलब है भाई उसमें कोई ओ क्लॉक, किसी टाइम ड्यूरेशन का बताया जाएगा. नहीं, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि जी जो काम किया गया है वो पहले किया गया है, बाद में किया गया है, या आने वाले वक्त में किया गया है. आगे कहते हैं कि जो लफ्ज है टेंसेस, ये एक लैटिन यानी कि बहुत कदीम एक वर्ड था टेम्पस. उस वर्ड से निकला है और इसके मायने होते हैं टू शो एन स्टेट, किसी चीज की हालत को बयान करना. किसी चीज से मुराद यहाँ पे है किसी वर्ब की हालत को बयान करना. ओके, आगे आपको बताते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. हमारे पास जो वर्ब है, बेसिकली मैंने आपसे कहा टेंस क्या होता है, एक वर्ब होता है. तो जो हमारे पास वर्ब है वो वर्ब 3 हालतों में मौजूद होता है. अब वो 3 हालतें कौन सी है? हियर वी हैव प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. मतलब कि हमारे पास टेंस 3 स्टेट्स में मौजूद होता है. वो 3 टाइम से एक्सप्लेन किया जाता है. नंबर 1 है प्रेजेंट. प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो इस वक्त चीज मौजूद है, जिस मौजूदा चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस है. और पास्ट, पास्ट हमारे पास क्या है? पास्ट हमारे पास है वो काम, वो इवेंट, वो एक्शन, काम की वो स्टेट जो हमारे साथ गुजर गई है. जो किसी जुमले को पढ़ने के बाद आपको पता चले कि ये काम तो पहले किया गया है और उसे आज बताया जा रहा है, ठीक है, वो काम क्या कहलाएगा? हमारे पास पास्ट वर्क कहलाएगा. तो वो हमारे पास टेंस की
सेकेंड टाइप हो गए। एंड देन फ्यूचर। फ्यूचर वर्ड का मतलब ही क्या है? मुस्तकबिल, यानी कि कोई ऐसी बात जो आने वाले वक्त की हो, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी स्टेट ऑफ वर्क, कोई ऐसा एक्शन जो हमें किस में दिखाया जाएगा? फ्यूचर में दिखाया जाए। ऐसा जुमला जिसे पढ़ के हमें लगे कि भाई ये काम होने वाला है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फ्यूचर। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टेंस। या हमारे पास टेंस में सबसे पहली कैटेगरी जो है वो कौन से टेंस की होती है? सो हियर इज द नेम। सबसे पहला टेंस जो हमारे पास होता है वो है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस हमारे पास वो टेंस होता है जो किसी भी काम को, किसी ऐसे काम को आपको जाहिर करे जो आप करते हो, जो डेफिनेटली आपने किया है, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो हमेशा करो। ना ही ये कंटिन्यूटी में होता है, ना ही ये कोई परफेक्ट काम होता है, लेकिन ये एक ऐसा काम होता है जिसे आप करो, जो आप अपनी डेली रूटीन में करते हो। बेसिकली इंडेफिनिट टेंस हमारे पास हमारी डेली रूटीन वर्क्स को एक्सप्लेन करता है। और इंडेफिनिट टेंस की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहली कैटेगरी में है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हमारी आज के वीडियो का फर्स्ट मेन टॉपिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो भी इससे रिलेट वर्क है वो मैं अब आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। आगे बढ़ते हैं। आपके पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा ही सिंपल है, क्योंकि इसे हम सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। आपसे कह रहे हैं कि वी यूज प्रेजेंट टेंस, हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं टू शो एन एक्शन डन इन प्रेजेंट, किसी भी एक्शन को जाहिर करने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में किया गया हो, जो मौजूदा टाइम में काम किया गया हो, उसको जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा एक बात रिवाइज करती हूँ कि ये वो टेंस होता है जिसमें हम अपना यूजुअल डेली रूटीन वर्क शो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की जाने। हियर वी हैव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर में क्या चीजें होती हैं वो मैं पहले आपको बता दूं। हमारे पास किसी भी जुमले को बनाने के लिए 3 अहम चीजों की बहुत जरूरत होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। नंबर 2 वर्ब, जो काम हो रहा है, जो भी काम है, जो भी एक्शन है। और नंबर 3 ऑब्जेक्ट, कि जिस चीज के बारे में काम हो रहा है। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मूला तैयार कर लिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें पहचान सकते हैं, उनकी कैटेगरी को समझ सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेंगे तो हमें सारे टेंसेस, सारे सेंटेंसेस एक जैसे हो जाएंगे एंड वो सब एक हॉच पॉच की तरह बन जाएगा। लिहाजा हमने क्या किया है, इंग्लिश बनाने वालों ने क्या किया है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे पैटर्न से आपको फॉर्मूला बना के दिया, हर टेंस का अलग अलग, और जिसे फॉर्मूला याद ना हो उसके लिए टेंस को याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। जी, आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। यू नीड अ सब्जेक्ट प्लस अ वर्ब। वर्ब के साथ आपको 1 लगा हुआ नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। वो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और उसके साथ आपके पास आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंगुलर वर्ब का मतलब है वो जगह जहां पर वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा, यानी कि वर्ब में हम किसी भी किस्म के एडिशनल वर्ड्स जिन्हें हम एस, ई एस, आई ई एस कहते हैं उनका इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे तो वहां पे वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव का फॉर्मूला।
अब हमारे पास आ गया नेगेटिव, वो जुमले जो हमारे पास निगेटिव है, जिनमें नॉट का इस्तेमाल होता है। सिंपल जुमला है जो आपने असर्टिव बनाया है, उसमें नॉट लगाना है, लेकिन एक कंडीशन आपने फॉलो करनी है। वो कंडीशन ये है कि आप जुमले में नॉट के साथ डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमारे वर्ब को सपोर्ट करने के लिए लगाया गया, ये हमारे इंडेफिनिट की पहचान के लिए लगाया गया, आइडेंटिफिकेशन है ये इंडेफिनिट की, तो इनको इस्तेमाल करके आपने नॉट लगाना है। अदरवाइज सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, बस उसमें आपने डू और डज के साथ नॉट का इजाफा करना है, ठीक है। नाउ मूविंग टू इंटरोगेटिव। अब सवालिया जुमले, ऐसा जुमला इंडेफिनिट का जिसमें कोई सवाल किया जाए तो उसको एज अ क्वेश्चन हम लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के लिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जुमले में पहले लगा देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक कि जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट है। इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे मजीद मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई हम सिंगुलर वर्ब कहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम डू और डज को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये कंफ्यूजन होगी कि ये लगाना कहाँ कहाँ है, लेकिन वो मैं अभी आपको मजीद एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे देखिए आप, ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो मैंने डिफाइन किया है। मैंने आपसे कहा कि हम इसके जो यूजेस हैं स्ट्रक्चर में आपने देखे हैं, उनको देखेंगे कि कौन सा वर्ब कैसे इस्तेमाल होगा, डू और डज को कहाँ लगाया जाएगा। तो हमारे पास आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हम यूज करने वाले हैं, हम आपको सिखाने वाले हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स सिंगुलर प्लूरल वर्ब की फॉर्म किस जगह इस्तेमाल करनी है, हमें उस जगह को पहचानना कैसे। आपके पास पहले पॉइंट में बात हो रही है we use singular verb when the subject is plural। इस बात को गौर से देखें, समझें। हम सिंगुलर वर्ब उस जगह इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। इस बात का मतलब है कि जो जुमला हम बना रहे हैं उस जुमले का जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, अगर वो प्लूरल है, अगर वो एक से ज्यादा है, तो वहां पे हमें अपने वर्ब को क्या रखना पड़ेगा, सिंगुलर रखना पड़ेगा। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें किसी किस्म का एस का इजाफा नहीं होगा। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। आगे ही आपसे बात कर रहे हैं कि वी यूज प्लूरल वर्ब। हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म यानी कि एस का इजाफा करके हम वर्ब वहां लगाएंगे when the subject is singular, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। हमारा सब्जेक्ट जो भी काम करने वाला है, वो शख्स, वो चीज क्या होगी, एक होगी। तो हम वहां वर्ब में एस और एस लगाकर उस वर्ब को प्लूरल बना देंगे। आगे कह रहे हैं आपसे, अब डू और डज हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में डू और डज का यूज है, लेकिन हमने कहाँ लगाना है डू और कहाँ नहीं लगाना, ये देखें। आपके पास सब्जेक्ट में मौजूद चीजें आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नेम, किसी भी प्लूरल चीज का नाम, इन चीजों के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब होगा डू। कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, डू। चाहे हमें नेगेटिव में लगाना हो, चाहे हमें इंटेरोगेटिव में लगाना हो। और हम आई, वी, यू, दे किसी भी प्लूरल नाम के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ये बात मैं आपको पॉइंट नंबर 1 में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आगे है आपके पास, हमारे पास थर्ड पॉइंट, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, किसी भी सिंगल चीज का नाम, वो चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो सकता है वो,
इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? हम इसके साथ आपके पास लिखा हुआ है सामने कि वी विल यूज डज। इस जुमले में, ऐसे जुमले में जिसमें ही, शी, इट आएगा या सिंगुलर नेम आएगा, हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे जुमला इंटरोगेटिव का हो या निगेटिव का हो। और वही बात जो सबसे पहले जुमले में है वो दोबारा लिखी हुई है कि यहाँ पर हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ ऐसा वर्ब लगा देंगे कि जिसमें एस का इजाफा होगा। आपके पास अब है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको 2 दी हैं, पहले एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूं, फिर दूसरी करूंगी। मैंने जो पहले एग्जाम्पल ली है यहाँ पे, वो ली है जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, आई प्ले क्रिकेट। तो मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्ले लगाया हमारे रूल के मुताबिक। वर्ब को मैंने क्या रखा है? सिंगुलर, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव आप देखें, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो मैंने इस जुमले में क्या लिखा है? डू नॉट। डू नॉट इसलिए लगाया क्योंकि आई हमारे पास क्या है? प्लूरल है, और आगे जुमला है हमारे पास इंटरोगेटिव, जिसको मैंने लिखा है डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? तो इसमें भी मैंने डू लगाया क्योंकि आई हमारे पास क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये हमारा रेगुलर का यूजुअल वर्क है। ये खेलो या ना खेलो आपकी मर्जी है। एक ऐसा काम है जो आप करते हो लेकिन उसका करना आप पे लाजमी नहीं है, कोई चीज आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, ये नेगेटिव जुमला हो गया। और आगे है डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ? यहाँ आ गया एक सवाल, ये बन गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने यूज किया है सिंगुलर सब्जेक्ट, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, वो माने एक लड़का। तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ब प्ले के साथ एस का इजाफा किया है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के रूल के मुताबिक। हमारे पास ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता, मैंने यहाँ पे डज नॉट लगाया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट था वो क्या था? सिंगुलर। और हमारे पास यहाँ पर है डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? यहाँ पे मैंने डज लगाया क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही माने एक लड़का है। Now students, moving to the second types of the indefinite tense, which is past indefinite, जो हमारे पास past indefinite है। मैंने आपको लेक्चर के सबसे पहले टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था टेंस को बताया था कि पास्ट हमारे पास वो टेंस है जिसमें गुजरा हुआ काम, वो काम जो पहले किया गया है वो एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है आपके सामने है मौजूद। We use past tense to show an action done in past time। एक ऐसा काम हम एक्सप्लेन करते हैं, एक ऐसा वर्क डिफाइन किया जाए जो पहले हो गया हो, वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कहलाता है, ठीक है। आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। असर्टिव पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं उसमें सबसे पहली चीज है सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी जुमले को बनाने के लिए सब्जेक्ट बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद है हमारे पास वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ वर्ब के साथ टू लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस वर्ब टू का मतलब क्या है? इस वर्ब टू का मतलब है हमें यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और पास्ट इंडेफिनिट की सबसे अहम आइडेंटिफिकेशन, सबसे अहम पहचान जुमले की वो है ही वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं। 12 टेंसेस में कोई भी टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के।
तो हमें पास्ट इंडेफिनिट की ये आइडेंटिफिकेशन सबसे आसान है कि हम ये बात याद रखें कि जहां भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आएगी हम फौरन उसे पहचान लें कि वो जुमला पास्ट इंडेफिनिट का है। आगे आपके पास है इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में मैंने आपसे कहा कि वो जुमला जिसमें नॉट लगाया जाए, लेकिन हर जुमले को एक दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए हमने वर्ब की मदद करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब लगाया। जैसे हमने पीछे प्रेजेंट में लगाया था डू और डज, और हम पास्ट में लगा रहे हैं डिड। लेकिन यहाँ पे डिड नॉट के साथ वर्ब की फॉर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि हमेशा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं आती। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। हमारे पास इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले लगा दिया, और सब्जेक्ट उसके बाद, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम मूविंग टू द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये जो हमने डिड हेल्पिंग वर्ब लगाया, ये कहाँ कहाँ लगाना है, मतलब इसको लगाने की कोई खास जगह है? जैसे हमने डू और डज को लगाया था, या हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगाई है, उसका भी कहाँ कहाँ यूज है ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात लिखी है हमने कि हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब असर्टिव सेंटेंसेस में। हमारे पास वर्ब, दो वर्ब इस्तेमाल होते हैं। पहला वर्ब इस्तेमाल होता है सेकंड फॉर्म, जो कि वर्ब के असर्टिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है, और हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हम इस जुमले में डिड का इस्तेमाल करते हैं। आगे है हमारे पास डिड हमने कहाँ लगाना है? डिड लगाने की सिर्फ एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आपने भले जुमले में कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, लिविंग थिंग नेम, नॉन लिविंग थिंग नेम, सब के साथ हमने डिड लगाना है। बस कंडीशन क्या होगी कि जुमला पास्ट इंडेफिनिट के या तो नेगेटिव का होना चाहिए या तो इंटेरोगेटिव का होना चाहिए। अब हमारे पास है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपके पास नंबर 1 पे है ही एट मैंगो, उसने आम खाया, या उसने आम खाया था। दोनों ही जुमले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में उर्दू में पहचाने जाते हैं। अगर जुमले के आखिर में खाया, पिया, आया, गया आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, या हमारे पास जो काम किया जा रहा है उस काम को करने के बाद उसमें था लगा हुआ हो, था, तो वो जुमला होगा पास्ट इंडेफिनिट का। आगे बढ़ते हैं, ही डिड नॉट ईट मैंगो। जुमले में देखिए मैंने ही के साथ डिड नॉट लगाया है, लेकिन उसके साथ मैंने वर्ब की फॉर्म एट की जगह क्या लगाई है? ईट, यानी कि हमने यहाँ वर्ब की फॉर्म चेंज कर दी। और हमारे पास है इसका इंटेरोगेटिव, जिसमें हमारे पास है डिड ही ईट मैंगो। सवाल है क्या उसने आम खाया? ठीक है। नाउ वी आर ऑन द लास्ट टेंस ऑफ इंडेफिनिट, which is फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत आसान टेंस है, मुझे लग रहा है, आई होप कि आप इसे गौर से समझेंगे तो ये आपको भी आसान लगे। हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन होता है कि वी यूज फ्यूचर टेंस, हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं टू शो एन एक्शन, किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए, दैट विल बी डन इन फ्यूचर टाइम, जो आने वाले वक्त में होने वाला है। कोई भी होने वाला काम, कोई भी होने वाला इंडेफिनिट वर्क हमारे पास बन जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, which is subject plus will shall plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ
वो सब्जेक्ट आपने देखा हुआ है, वर्ब भी देख लिया, ऑब्जेक्ट भी देख लिया, विल और शैल नई चीज है। फ्यूचर में विल और शैल का इस्तेमाल होगा और ये लाजमी आपने लगाना है। जहां कहीं भी आपको विल शैल नजर आ जाए तो ये तो आप पहचान लेंगे कि भाई ये फ्यूचर का जुमला है। फिर उसके बाद कंडीशंस होती हैं, इंडेफिनिट है या कोई और टेंस है, लेकिन विल शैल आपको क्या करेंगे, एक साइन इंडिकेट कर देते हैं कि हम फ्यूचर टेंस से रिलेट करते हैं, हम फ्यूचर टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। विल और शैल को कहाँ यूज करना है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। नेगेटिव स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का, वेरी सिंपल, लाइक असर्टिव। इसमें विल शैल हमने पहले ही लगाया हुआ है, तो लिहाजा हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, नॉट का इजाफा करेंगे और वर्ब की फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं होगी। असर्टिव में भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी और नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। और लास्ट में इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सवालिया जुमला, फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस हमारे पास क्योंकि सवाल है लिहाजा हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और इस जुमले के अख्तिताम में, इस जुमले के एंड में हम लाजमी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तीनों हमारे पास स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट के, असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब मजीद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हमें विल और शैल कहाँ कहाँ लगाना है। आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो हमारा विल शैल है, उसे कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन सा वर्ब लगाना है, तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है वी यूज विल, हम हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट, दे, यू या किसी भी सिंगुलर प्लूरल नेम के साथ। सिंगुलर प्लूरल नेम का क्या मतलब है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, दोबारा बता देती हूँ। किसी भी सिंगल चीज का नाम, किसी भी प्लूरल चीज का नाम, वो चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो सिंगुलर और प्लूरल नेम है। इन तमाम चीजों के साथ हमारे पास अगर ये जुमले में आ जाती हैं, ये जुमले के सब्जेक्ट में आती हैं, तो हम वहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। और अगर हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट में आई या प्रोनाउन वी आ जाता है तो हम वहां पे शैल का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वी यूज फर्स्ट फॉर्म इन ऑल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट का असर्टिव हो, नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तीनों टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, किसी में भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी। आपके पास इसके एग्जाम्पल है, शी विल स्टडी इन द मॉर्निंग। आप ऊपर देखिए, शी हमारे पास कौन सी कैटेगरी में है, शी हमारे पास आता है वहां पे जहां हमें विल लगाना है, तो हमने शी के साथ क्या लगा दिया, विल लगा दिया। और क्योंकि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है लिहाजा हमने उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। और इन द मॉर्निंग हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, वो पढ़ाई करेगी सुबह, शी विल स्टडी, वो पढ़ेगी, वो मुताल्ला करेगी सुबह में। इसी का नेगेटिव है हमारे पास, शी विल नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग, वो सुबह में मुताल्ला नहीं करेगी। स्टडी मतलब मुताल्ला करना या पढ़ना, दोनों ही इसकी मीनिंग है। और द लास्ट वन, विल शी स्टडी इन द मॉर्निंग, क्या वो सुबह में पढ़ेगी या क्या वो सुबह में मुताल्ला करेगी। हमारे पास बहुत आसान टेंस है ये, ठीक। नाउ माय लास्ट वर्ड्स फॉर यू ऑल माय स्टूडेंट्स, I do hope that you will try to understand my lecture. उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। Even you will try to make sentence. ना सिर्फ इसे समझ के और वीडियो को देख के और आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद करके रख देना है। You will also have to make sentences. May Allah bless you.
अल्लाह पाक आपको अपनी रहमत में रखे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी एंड सेफ एंड कीप ऑन योर स्टडीज. पढ़ाई को नहीं भूलना है, वो जारी रखनी है. जितनी मेहनत आपका स्कूल आपके लिए कर रहा है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, यू ऑल विल आल्सो गिव रिवॉर्ड ऑफ इट. अल्लाह.